Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your new teacher, Gohar you. Today, I'm going to teach you the very first topic of Unit 1 in class 9th, that is Introduction to Biology. आज हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में क्या कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस हैं, इसकी क्या लिंक्स हैं विद अदर साइंसेस, अदर ब्रांचेस, और हमने आगे क्या पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे बायोलॉजी की और उसके ब्रांचेस की। Before going to introduction of biology, let me introduce a very well-known scientist of his time, जो कि इन्होंने बायोलॉजी में काफ़ी किरदार अदा किया है, काफ़ी इन्होंने बुक्स रिटर्न किए हैं और काफ़ी इसकी स्टडी थी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, जानदार चीज़ों के बारे में। सो आज हम स्टार्ट करते हैं द वेरी वेल नोन साइंटिस्ट चार्ल्स लिनियस। 1736 में 1736 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसका ताल्लुक स्वीडन से था। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड बायोलॉजी इस्तेमाल किया था, जो कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का वर्ड फर्स्ट जो उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, दैट क्रेडिट गोज टू चार्ल्स लिनियस। अच्छा, बायोलॉजी का वर्ड उन्होंने जब इस्तेमाल किया, जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया, तो वर्ड बायोलॉजी का मतलब है इट इज़ कंपोज ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। The first one is bio, which means life, and the second one is logos, which means to study. Now, what does it mean by biology? Branch of science which deal with the study of life or living thing is called biology. यानी साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम जानदार के बारे में या ज़िंदगी के मुतल्लिक मुताला करें या स्टडी करें, तो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। नाउ हम बायोलॉजी में आगे क्या पढ़ेंगे और उसके क्या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं, वो इसके फ़वाइद क्या हैं। तो बायोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट साइंस, ये बहुत बड़ा साइंस है जिसमें हम इसके काफ़ी ब्रांचेस हैं और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इसकी बहुत अहमियत है बायोलॉजी की। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस से। नाउ बायोलॉजी जो है वो 3 बड़े ब्रांचेस में तकसीम हुआ है। There are 3 major branches of biology. The first one is botany. The word botany derived from the Greek word botan. Botan का मतलब है plant, पौधे। So that is, it means botany का क्या मतलब है? Botany is that branch of biology in which we study about the plants. And study of plant is called botany, जिसमें हम पौधों के मुतल्लिक पढ़ें, इनकी लाइफ साइकिल में पढ़ें, इनकी ये खुराक कैसे बनाते हैं, ये क्या हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, और ये कितने इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा देती हैं, और इससे क्या हम हासिल करते हैं, कौन से फूड हासिल करते हैं, कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल, इवन मेडिसन। तो ये बॉटनी में हम सब कुछ प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। द सेकेंड इज zoology. The word zoology is derived from the 2 Greek words. The first one is zoo. Zoo को आपको पता है कि zoo हम आम ज़बान में zoo is called in English as चिड़ियाघर। तो हाँ, zoo वहाँ पर चिड़ियाघर में क्या होते हैं, जानवर होते हैं। So zoology is the study of animals. यानी zoology 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। One is zoo which is animals and another is logos which means to study. यानी study of animals is called zoology. zoology में हम सब एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। जितनी भी एनिमल हैं इस दुनिया में, वो कीड़े मकोड़े हों या बड़े जानवर हों या छोटे दरमियानी जानवर हों, जितने भी जानवर हैं उसके मुतल्लिक जब हम स्टडी करते हैं तो हम वो zoology के ब्रांच, बायोलॉजी के कौन से ब्रांच में पढ़ेंगे, वो zoology में पढ़ेंगे। तो zoology जो है ये सब एनिमल के बारे में स्टडी है। द थर्ड ब्रांच इज विच इज़ कॉल्ड माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी में हम उन जानदार के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे सराउंडिंग। जिस तरह के बैक्टीरिया जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, वायरस जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे सराउंडिंग में। कुछ उसमें फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ उसमें डिजीज़ काज करते हैं। लेकिन जब हम इनकी स्टडी करेंगे और इनको डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो उसको हम
ये कौन से ब्रांच में पढ़ेंगे? तो ये हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। सो द वर्ड माइक्रो is means those things which are not seen by naked eyes। ये नहीं पता, आपको पहले बताया कि जो चीज़ें हमें नज़र ना आती हों, वो जानदार हों लेकिन हमें नज़र ना आते हों, हमारे सराउंडिंग में हर जगह मौजूद हों, तो हम उनको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। सो अब आप देखें, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी बैक्टीरिया वायरस मौजूद होते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन जब हम उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो हमें नज़र आएंगे कि दे कैन मूव, और ये लिविंग सेल हैं, ये स्मॉलेस्ट इसकी साइज़ हैं, जो कि डिज़ीज़ भी कर सकते हैं, डिज़ीज़ भी कास नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दोज ऑर्गेनिज्म which can be seen under microscope. Now we can see it. Now we go to another slide, that is the main branches of biology. अभी हमने 3 मेजर ब्रांचेस पढ़े हैं, तो अभी हम जाएंगे मेन ब्रांचेस पे। बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस कौन से हैं? मेन ब्रांचेस में द फर्स्ट ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी। अब द वर्ड मॉर्फोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज मॉर्फ मीन्स फॉर्म एंड शेप, यानी जो उसकी साख्त और जो शक्ल है उसको हम मॉर्फ कहते हैं, जो ग्रीक वर्ड है। अनदर इज लोगस विच मीन्स टू स्टडी। नाउ व्हाट इज मीन बाय मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी का इसका क्या मतलब है? यानी मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें कि फॉर एग्जांपल उसका शेप कैसा है, उसका फॉर्म कैसा है, ये कैसे बना हुआ है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, तो हम वो मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। अब ज़रा देखें इस आदमी को। अब इसकी जो बॉडी है, इसके 2 हाथ हैं, 2 लेग्स हैं, एक हेड है, तो ये इसकी ये अरेक्ट बॉडी है, सीधी बॉडी है। तो ये जो है ह्यूमन बींग है, जिसको ये कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन बींग की होती हैं। तो हम मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट, अब अगर मैं इंसेक्ट को पढ़ूँ तो इंसेक्ट की जो शेप है ह्यूमन से डिफरेंट होगी। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे हमें पता चल जाता है, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की क्या शेप है, किस तरह बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो मॉर्फोलॉजी में हम शेप, स्ट्रक्चर और फॉर्म पढ़ते हैं एक ऑर्गेनिज्म की। नाउ द अनदर वन, anatomy. The word anatomy also derived from the 2 Greek words. One is ana and another is tom. Ana means up and tom means cutting. Yani to cut up the things and to see internal things. अब anatomy की क्या definition? The study of internal structure of organism. अब जिस तरह का हमने पहले स्लाइड में मैंने आपको एक आदमी बताया जिसकी वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी, उसकी फॉर्म कैसी थी, उसका शेप कैसा था, वो उसकी बॉडी कैसी थी। अब हम जाएंगे इंटरनल की तरफ। जब हम इंटरनल पोजीशन पे जाएंगे, हम किसी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड जाते हैं, उसको अंदर से स्टडी करते हैं, तो हम वो एनाटॉमी में पढ़ते हैं। यानी द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब एनाटॉमी जिस तरह के यहाँ पर वर्ड डिराइव हुआ है 2 वर्ड से, एना मीन्स अप एंड टॉम मीन्स कटिंग, यानी जब आप उसको किसी चीज़ को कट करेंगे, उसको अंदर से स्टडी करेंगे, एंड दैट स्टडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब देखिए इस आदमी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको अब जब अंदर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि दिस इज़ अ लंग्स, दिस इज़ अ हार्ट, दिस इज़ अ लीवर, दिस इज़ अ इंटेस्टाइन, दिस इज़ स्टोमिक, ये डिफरेंट आर्टरी हैं। सो हमने जब इसको अंदर से देखा कि इसकी हार्ट यहाँ पर होता है, इसका हार्ट यहाँ पर होता है, इसका स्टोमिक यहाँ पर होता है, स्टोमिक, इसका लीवर यहाँ पर होता है, इसका इंटेस्टाइन यहाँ पर होता है, तो हम जब इसको अंदर से देखेंगे, एंड दैट स्टडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। नाउ अनदर ब्रांच इज physiology. Now physiology is what? Physiology is also combination of 2 Greek words. The first one is physio, which means nature and function, and the another is logos, which means to study. यानी हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म के
को इसके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे तो हम उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिविटीज ऑकरिंग इन देम। अब जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि ये फिजियोलॉजी है, टू वर्ड से बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज फिजियो विच मीन्स नेचर और फंक्शन, अनदर वर्ड इज अ लोगस विच मीन्स स्टडी। अब अगर हम किसी जानदार के पार्ट्स को, हिस्से को स्टडी करें कि वो हिस्सा उस हिस्से का फंक्शन क्या है, तो हम वो फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब लेट्स से मैं आपको ये इस डायग्राम में देखें। अब वहाँ मैंने पहले स्लाइड में आपको एनाटॉमी में बताया था कि हमने इंटरनल सिर्फ देख लिया है, कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, कौन क्या क्या चीज़ अंदर पड़े हुए हैं। अब हमने पहले स्लाइड में आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पर लंग्स हैं, यहाँ पर हार्ट है, नीचे यहाँ पर स्टोमिक है, यहाँ पर लीवर था और नीचे इंटेस्टाइन थे, तो हमें मालूम हो गया। अब अगर हम एक ऑर्गन को ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट में किसी भी एक पार्ट को उठाएं और उसको स्टडी करें कि उसका फंक्शन क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं और वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो दैट स्टडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब अगर मैं इस दिल को स्टडी करूं कि ये हार्ट है एंड हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन दैट कैन पंप द ब्लड अराउंड द बॉडी। अब मुझे पता चल जाएगा, मुझे पता चलेगा कि वो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, हार्ट का क्या काम है, ये बॉडी में खून सप्लाई करते हैं। सो दैट स्टडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, now embryology. The word embryology is also derived from the two Greek words. The first is embryo, another is a logos. Embryo means the smallest part of organism from which it can be developed into a new organism. यानी जब कोई भी जानदार बड़ा होता है तो उसका जो पहला पॉइंट होता है छोटा जर्रा, जिससे वो बढ़ के एक नया जानदार बनता है, तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अगर हम एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी करेंगे। So the study of embryo and the processes involved in the formation of embryo and its development into a new organism, that is called embryology. अब देखें इस डायग्राम में मैं आपको मिसाल दूं ह्यूमन बीइंग की। जब इंसान पहले बनता है तो ये 3 हफ्ते का होता है माँ के पेट में। जब ये 3 हफ्ते का होता है, छोटा जरा होता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब ये देखें, ये दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो जो होती है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ना उसका सर होता है, ना उसके लेग्स होते हैं, ना कुछ होता है, छोटा सा गोट्स का टुकड़ा होता है। अब ये आगे डेवलप होते हैं, जिस तरह के 4 वीक्स 5 वीक्स 6 वीक में उसका सर बनना शुरू हो जाता है, 7 वीक्स इसके लेग्स और ये हाथ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर 8 वीक में देखें उसकी बॉडी प्रॉपर शेप इख्तियार कर रही है, 9 वीक 16 वीक 26 वीक्स। सो 38 वीक जब ये पूरे हो जाते हैं एंड इट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। So that all the processes involved in the development of new organism from the embryo, and that study is called embryology. So हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे एक ऑर्गेनिज्म छोटे जर्रे से किस तरह डेवलप होता है। so जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी प्रोसेस हैं, जो भी टाइम है, जो भी प्रोसेस उसमें लगते हैं, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। Another branch is histology. Histology is also a combination of two Greek words. First, one is histo, which means tissues. Another is a logos, which means to study. Yani the study of tissue is called histology. So we can define also the study of the composition, structure, and functions of tissue of organism. किसी भी जानदार के अगर हम टिश्यू को, उसकी कम्बिनेशन को, इसकी कंपोजिशन को पढ़ें, ये कौन से सेल से बना हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर को देखें, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन को देखें, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो उस स्टडी को हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। उस हिस्टोलॉजी इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे। अब देखें ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखें। दिस इज़ अ हार्ट,
दिल है। अब दिल के मैं अगर इस पार्ट को काट दूं, इस हिस्से को मैं काट दूं और इसको मैं स्टडी करूं, सो दैट जो जो मैंने हिस्सा काटा हुआ है दैट इज कॉल्ड टिश्यू। अब ये जो है ये टिश्यू है। अब ये कैसा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन से सेल बने हुए, कौन से सेल से बना हुआ है, दैट ऑल वी कॉल्ड अ टिश्यू। अब लेट मी एक्सप्लेन द टिश्यू के टिश्यू है क्या, अगर किसी को समझ टिश्यू के ना हो कि टिश्यू क्या है बेसिकली। देखें, सेल की तो सबको समझ आती होगी कि व्हाट इज अ सेल। फॉर एग्जांपल दिस सेल। अब जब भी group of similar cell combine together then it form a tissue। जब एक जैसे सेल आपस में मिल जाएं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। एक जैसे सेल मिल जाते हैं तो एक, आप देखें एक जैसे सेल मिल रहे हैं नीचे इस तरह देखें, एक एक ये नीचे डिफरेंट सेल एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं जो सिमिलर सेल हैं, जिसका सिमिलर फंक्शन हो तो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं दैट वी कॉल अ टिश्यू। सो टिश्यू, जब हम किसी भी टिश्यू को स्टडी करेंगे तो हम ब्रांच हिस्टोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट मूव टू द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कि जिसमें हम जानदार की मुतल्लिक उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको हम नेमिंग देते हैं। जिस तरह के, अब मैं आपको बता दूं, अब इंसान के तो काफ़ी नाम यहाँ इंसान के जो हैं इंसान काफ़ी नाम से पुकारा जाता है। जिस तरह की हम आदमी को कहते हैं, उर्दू में इंसान को आदमी कहते हैं, पश्तो में साड़े कहते हैं, तो इंग्लिश में ह्यूमन बींग कहते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन है। एक ही ऑर्गेनिज्म के इतने लोकल नाम होते हैं, इंटरनेशनल नाम होते हैं। तो ये लोकल जब किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर अलग नाम होंगे। पाकिस्तान के इवन वो पाकिस्तान में मूव करें एक सिटी से दूसरी सिटी में तो भी वहाँ पर भी नाम चेंज होते रहते हैं। तो साइंसदानों ने आखिर में एक डिस्कशन की कि ये जो है ये तरीका इट्स नॉट गुड। हम एक स्टैंडर्ड एहतियार करेंगे और हर एक ऑर्गेनिज्म को, जितने भी जानदार हैं, हम उनको एक साइंटिफिक नाम देंगे। चाहे जो भी जिधर भी हों, जो भी साइंसदान अगर उसको साइंटिफिक नाम से जो भी कोई साइंसदान के सामने साइंटिफिक नाम से किसी ऑर्गेनिज्म को पुकारे तो फ़ौरन उसको पहचान लें। तो हमने एक सिस्टम बनाना है। तो ये जो हम नाम देते हैं, नाम देने का तरीका जो साइंसदान देते हैं एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम, तो हम और टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। तो एक नेमिंग सिस्टम है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को नाम दे देते हैं। अब देखिए, जिस तरह के मैंने आपको बताया ह्यूमन बींग। अब ह्यूमन बींग इज इंग्लिश वर्ड, इट्स नॉट अ साइंटिफिक वर्ड, लेकिन द सेम वर्ड अगर आप इसको साइंटिफिक नाम से पुकारें दैट इज कॉल्ड होमो सैपियन। अब होमो सैपियन जो है वो दुनिया के हर कोने में, आप उसको जहाँ पर भी साइंसदानों से मिले तो आप उसको कहें होमो सैपियन तो फौरन जान जाते हैं कि होमो सैपियन इज द ह्यूमन बींग। एक तो इसका ये पर्पज़ है टेक्सोनॉमी का, हम इसमें स्टडी करते हैं गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। अनदर वन इज व्हाट, अनदर वन हम इसमें क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऐसे करते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मखलूक़ात हैं, तो उन सब मखलूक़ात को एक सिस्टमेटिक तरीके से तकसीम किया गया है कि ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये फंजाई हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह है, तो उसकी मुख्तलिफ क्लासेस बने। अब अगर मैं आपको बता दूं एनिमल्स में काफ़ी एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स में कुछ इस तरह हैं कि जिसके लेग्स नहीं हैं, कुछ इस तरह एनिमल्स हैं जिस तरह के स्नैक, इस तरह एनिमल, जिस तरह के बर्ड जो उड़ते हैं, कुछ इस तरह के एनिमल्स हैं जो समंदर में रहते हैं, तो कुछ इस तरह के एनिमल्स हैं जो ज़मीन पे चलते हैं। तो इसमें इस सब को अगर हम ये सब को जो हम क्लासीफाई करते हैं तो हम वो टेक्सोनॉमी में क्लासीफाई करते हैं। सो टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, अब देखें। The word taxonomy is also derived from the two Greek words. The first one is taxi, which means order or arrangement.
सो एक ऑर्डर और अरेंजमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म को रखना is also the purpose of taxonomy. Another one is nomos, which means law and principle. और किस तरतीब से हमने उसको रखना है, किस तरतीब से रखना है कि कौन से जानवर कहाँ पर होने चाहिए, प्लांट कहाँ पर होने चाहिए, एनिमल्स कहाँ पर होने चाहिए, ये जिस तरतीब से जो अरेंजमेंट हम करेंगे तो that study we call in taxonomy. So now you can also see the definition. So the study of classification of organism and their scientific name. जिस तरह के मैंने आपको कहा है कि इसके दो पर्पस हैं, एक तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है टेक्सोनॉमी, अनदर वन इज इसमें हमें साइंटिफिक नेम देते हैं, और साइंटिफिक नेम हर एक जानवर के एक मखसूस नाम होता है, हर एक जानवर का एक साइंटिफिक नाम है. अब ये देखें क्लासिफिकेशन किस तरह की गई है, जिस तरह के ये डॉग हैं, फिर उल्फ हैं, फिर फॉक्स हैं, फिर लायन है, तो ये क्लासीफाई हमने ऐसे किया हुआ है. तो ये जो है टेक्सोनॉमी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आगे हमारी नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे. तो आप आप अपने जहन में रख दें, अपना कंसेप्ट क्लियर कर दें कि टेक्सोनॉमी हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है. द फर्स्ट इज़ साइंटिफिक नेम, हम द फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन. सेकेंड वन इज़ उसको साइंटिफिक नेम देते हैं. तो ये जो हम टेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे. Now the next one is cell biology or cytology. Now what is meant by cell biology or cytology? Cytology is also a Greek word जो कि cyto means cell and logos means study. Then the study of cell is called cytology. अब ही इसमें हम क्या करते हैं, the study of structure and function of the cell and their organelles. अब एक सेल को इसकी मुकम्मल स्टडी को हम कहेंगे, इसको हम साइटोलॉजी के ब्रांच में पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो अंदर सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन आप लोग ये नोट कर लें, ऑर्गेनेल्स वो छोटे ऑर्गन्स हैं जो सेल के अंदर होते हैं. द स्मॉल ऑर्गन ऑफ द सेल इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के छोटे ऑर्गन्स को हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं. अब ये सेल के जो अंदर हिस्से हैं, डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं, सेल के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, इसमें आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इसमें काफ़ी और छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं. जो हम जब इसको हम मुकम्मल स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, गोल्गी अपैरेटस का क्या फंक्शन है, राइबोसोम का क्या फंक्शन है, सो ये हम इसको फिर साइटोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करेंगे. सो सेल बायोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. तो आप ये देख लें, आप ये याद करें कि साइटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स हैं. Now paleontology is also an interesting subject of the interesting branch of the biology. It is also a combination of two Greek words. The first one is palon, which means old or ancient, यानी पुराने, logos means to study, यानी पुराने चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो पैलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं. पुरानी चीज़ें कौन सी होती हैं, जो जानदार, यानी द स्टडी ऑफ दोज एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, जो वो जानदार जो आजकल नहीं हैं, जो डिके हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, जिस तरह के डायनासोर, तो उसके हम रिमेनिंग पार्ट्स को इस सर्च करते हैं. माउंटेन्स में, हिल्स में, अंडर द सी, फॉरेस्ट में हम उसके डिफरेंट रिमेनिंग पार्ट्स को हम सर्च करते रहते हैं. इसके पाँव के निशानात हैं, उसमें कुछ हड्डियाँ मिल जाती हैं, तो उसको कंबाइन करते 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 हमें एक मुकम्मल स्टडी मिल जाती है कि ये कौन सा जानवर आज से 5-6 हज़ार या हज़ारों साल पहले ये जानवर एग्जिस्ट करता था ज़मीन पे, जो आजकल नहीं है. तो हम इस पैलेंटोलॉजी में वो जानवरों के बारे में पढ़ते हैं जो आजकल नहीं है, लेकिन हम उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं या रिमेनिंग उसके निशानात हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम पैलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं. अब ये द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, ओके, जिस तरह के स्टडी ऑफ फॉसिल जो पुराने उसके
पार्ट्स वगैरह रह जाते हैं, उसके नशनात रह जाते हैं, तो उस स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब पैलेंटोलॉजी के दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ पैलेंटोबॉटनी, द अनदर इज़ अ पैलेंटोलॉजी। बॉटनी में हम पौधे पढ़ेंगे कि आज से हज़ारों साल पे कौन से वो पौधे थे जो आजकल ज़मीन पे एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो हज़ारों साल पहले यहाँ पर मौजूद थे। तो उस स्टडी को हम बॉटनी ब्रांच में बॉटनी में पढ़ेंगे। पैलेंटोलॉजी में हम पढ़ेंगे जिस तरह के एनिमल्स के रिमेनिंग पार्ट्स। अब ये ज़रा देखें, यहाँ पर एक डायनासोर की फॉसल रिमेनिंग फॉसल है। अब ये हम अगर स्टडी करेंगे, अब इसकी जो रिमेनिंग है, ये बोन वगैरह, फॉर एग्जांपल एक पहाड़ में किसी में फंसे हुए हैं। अब ये इसको जब हम स्टडी करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसकी शेप को देखेंगे, तो ये इसकी बोन जो हम कलेक्ट करते हैं, तो हमें फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कितने साल पुराना ये जानवर था, ऑर्गेनिज्म था। तो ये जो हम पैलेंटोलॉजी में स्टडी करेंगे। Another one is immunology. Immunology is also a Latin word which means immunus. Immunus का क्या मतलब है? Exempt और free, यानी आप किसी चीज़ से exempted हो या फ्री हो, आप हो जिस तरह के डिजीज़ फ्री। सो हम इम्यूनोलॉजी, द वर्ल्ड इम्यूनोलॉजी में हम करते हैं कौन के बारे में? द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखें, इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को जरा देख लें। इम्यूनोलॉजी जो है ये वो स्टडी है, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या है या डिफेंस सिस्टम क्या है ऑफ ऑर्गेनिज्म? इम्यून सिस्टम हर एक जानवर का, हर एक जानदार का दुनिया में एक इम्यून सिस्टम होता है। वो इम्यून सिस्टम जानदार को दूसरे जानदार के खिलाफ एक्टिव रखती हैं कि वो उसको नुकसान ना दें। अब हमारी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हमारी एक इम्यून सिस्टम है अंदर अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस। जैसे भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम फ़ौरन उसको कील कर लेती है, ख़त्म कर लेती है। तो इम्यून सिस्टम, ये जो स्टडी है, जो इम्यून सिस्टम का हमारे डिफेंस, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप उसका डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम पढ़ोगे तो वो इम्यून ब्रांच इम्यूनोलॉजी में पढ़ोगे। Another is entomology. Entomology is also a two Greek word, entomons, which means insect, and logos means study. So the study of insect is called entomology. Entomology में हम सब कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रक्चर, उनका शेप, उसके क्या गुड इफेक्ट हैं, बैड इफेक्ट हैं, ये कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, और इसके नुकसानात क्या हैं। कुछ उसमें हर डिजीज़ काजिंग है और कुछ उसमें बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। तो इन सब स्टडी को हम एंटोमोलॉजी में पढ़ेंगे। Another one is genetics. Genetics is also very interesting branch of biology, जिसमें हम पढ़ते हैं the study of transmission of characters from parent to offspring, यानी जो पेरेंट से करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, खसूसियात ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में, and that we call जेनेटिक्स। यानी ये बच्चा जो है, फॉर एग्जांपल इसके आइज़ अपने अब पेरेंट्स से कौन से पेरेंट्स से मिलती हैं, इसका टीथ फार्मूला आप देखें, इसका हेयर कलर देखें, इनका हेयर कलर देखें। तो ये हम जितने भी इसके खसूसियात हैं जो ट्रांसमिट हुए हैं पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं, हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अनदर वन इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट रिसर्च परफॉर्म करते हैं कि हम किस तरह ह्यूमैनिटी को बेनिफिट दे सकें, इंसानियत को बेनिफिट दे सकें अगेन जो डिफरेंट शक्ल में। एंड द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। हम किस तरह ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करें, हम किस तरह दूसरे मखलूक़ात को हम यूज़ करें कि उससे
इंसानों को फ़ायदा मिले। ये जो बायोटेक्नोलॉजी में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, ये वैक्सीन प्रिपरेशन में काफ़ी किरदार अदा करते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट। इसके अलावा काफ़ी इस तरह के रोज़मर्रा के प्रोडक्ट होते हैं कि ये थ्रू डिफरेंट टेक्निक से बनाते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सो ये बायोटेक्नोलॉजी इज़ आल्सो वास्ट फील्ड जिसमें काफ़ी रिसर्च इन्वॉल्व होता है। अब डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स, डिफरेंट किस्म के वेजिटेबल मार्केट में आ रहे हैं जो जिसका साइज़ एंड शेप, क्वालिटी वो सारी अच्छी होती हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिज्म पे कि उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट का और ऑर्गेनिज्म का, यानी जानदार चीज़ों का और माहौल का आपस में क्या ताल्लुक है। इसमें हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं, ग्लोबल चेंज पढ़ते हैं, एवोल्यूशन पढ़ते हैं, यानी किस तरह माहौल जो है असरात रखती हैं जानदारों पर, यानी एनिमल पे, एनिमल्स पे, प्लांट पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे किस तरह असरअंदाज होते हैं माहौल को जब ख़राब करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जब आपको ट्री प्लांट, जिस तरह के बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जो फॉरेस्ट माउंटेन्स, जब आप उसकी डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, तो वो जो वहाँ के जो जानदार हैं उसको किस तरह इफेक्ट करेगी। सो जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम सब ये स्टडी करते हैं कि एक जानदारों का और माहौल का आपस में क्या ताल्लुक है। Another way is parasitology. Parasitology is also two Greek word. Para means beside and cytos means feeding. देखें, parasitology में हम पढ़ते हैं the study of parasites, लेकिन यहाँ पर देखें जो वर्ड parasitology is para and cytos means feeding, यानी दोज ऑर्गेनिज्म जो आपके बिसाइड, आपके साथ साथ होते हैं, जो आपसे खुराक हासिल करते हैं। फीडिंग मीन्स खुराक हासिल करना, यानी दो ऑर्गेनिज्म जो आपसे खुराक हासिल करते हैं और खुद फ़ायदा में रहते हैं लेकिन आपसे खुराक हासिल करके आपको नुकसान देते हैं, तो उस जानदार को हम कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या हैं? पैरास्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ जिस तरह का आप देखें पैरास्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या हैं? दोज ऑर्गेनिज्म जो आपके साथ चल रहे होते हैं, जो आपके साथ आपके बॉडी के अंदर हो सकते हैं, आपके बॉडी के बाहर हो सकते हैं, जो आपसे खुराक हासिल करते हैं। जिस तरह के मस्कीटो जो हैं आपसे खून चूसता है, या लीचीज़ जो हैं जुएँ जो आपसे खून चूसती हैं, जिस तरह के और इस तरह ऑर्गेनिज्म हो गए आपके बॉडी के अंदर होते हैं, तो वो आपसे खुराक हासिल करते हैं। तो उस मखलूक़ात को, यानी उस जानदार को हम पैरासाइट कहते हैं, जो कि डिजीज़ काज करते हैं। पैरासाइट कुछ डिजीज़ काज करते हैं और कुछ डिजीज़ काज नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरह होते हैं सिर्फ आपसे खुराक लेते हैं लेकिन आप में डिजीज़ काज नहीं करते। फॉर एग्जांपल जुएँ जो हो गए, किसी के बालों में होते हैं। कुछ इस तरह होते हैं जो आपसे खुराक भी हासिल करते हैं, उल्टा आपको नुकसान भी देते हैं, जिस तरह के मस्कीटो, मच्छर हो गए। और कुछ इस तरह पैरासाइट्स होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर से खुराक हासिल करते हैं, कि जिस तरह के वर्म्स हो गए, डिफरेंट किस्म के वर्म्स जो होते हैं, हमारे कीड़े होते हैं लोगों के पेट में, तो वो आपसे खुराक हासिल करते हैं। तो जो पैरास्टोलॉजी है हम उसमें पैरासाइट पढ़ते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको बताएं, ये खुराक जो दूसरे जानदार से खुराक हासिल करते हैं उसको हम पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइट जो है ये दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करते हैं। सोशियल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर्स ऑफ सम एनिमल इन देयर बेनिफिशियल रिलेशनशिप। अब जरा देखें, कुछ इस तरह एनिमल्स जो होते हैं जो कि उसका सोशल बिहेवियर होता है। सोशल बिहेवियर मीन्स कि वो अपना खुराक भी तैयार करते हैं, उसका एक मुकम्मल एक मैकेनिज़्म होता है। जिस तरह के हनी बी, जो मैं आपको बता दूँ, हनी बी हैं, ये अपना खुराक तैयार करते हैं। इसमें एक कमांडिंग ऑफिसर होती है, क्वीन, जिसको क्वीन कहते हैं, मलका। इसके कुछ लेबर, इसमें ज़्यादातर लेबर होते हैं जो मजदूरी करते हैं, खुराक लाते हैं और शहद बनाते हैं। इसमें कुछ इस तरह होते हैं
को जो इस चत्ते को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, दे आर द सोल्जर्स, कि किस तरह हम इसको हिफाजत करती हैं अगेंस्ट दूसरे इंसेक्ट, दूसरे कीड़े मकोड़े के ख़िलाफ़। सो ये जो हैं, जो कुछ इस तरह जानवर जो होते हैं कि जिसका सोशल बिहेवियर होते हैं, जिसका एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है, जो बहुत सोशल होते हैं, तो उस स्टडी को हम सोशल बियोलॉजी में पढ़ेंगे। Another and the last one is pharmacology. Pharmacology also to record pharmacon. For the pharmacon, which means a drug, and logos means to study. Yani the study of drug and their effect on organism is called pharmacology. Pharmacology में हम ड्रग पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं, और उसका क्या असर है दूसरे जानदारों पे, यानी ड्रग्स और मेडिसिन हम इसमें पढ़ते हैं, उसके क्या असरात हैं दूसरे जानदारों पे, तो यह हम ब्रांच फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। वो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, एक होते हैं ड्रग, दूसरा होते हैं मेडिसिन, इसमें आप डिफरेंस जानें। ड्रग जो होते हैं, ऑल ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स हैं वो ड्रग्स हैं, लेकिन जब तक उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना किया हो, यानी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना किया हो, तो वो ड्रग होगा। जब कोई ड्रग आपको डॉक्टर एडवाइस करें कि आप ये ड्रग लें, तो उसको हम कहेंगे मेडिसिन। यानी जब डॉक्टर किसी ड्रग को एडवाइस करते हैं तो उसको मेडिसिन कहेंगे, लेकिन जितने भी ड्रग्स हैं वो ड्रग्स तो हैं, तो ये सारे ड्रग्स हैं जब तक इसको डॉक्टर एडवाइस ना करें। जब डॉक्टर एडवाइस करेंगे तो उसको हम फिर मेडिसिन कहेंगे। सो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोग की ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट स्लाइड पे, जो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच डियर।